Hello guys, I am Malchatti Shukanya and this is the third lecture of the elasticity topic. Guys, elasticity is a major and important topic for 11th-12th board examination, JEE, CET, NEET and also useful for the other entrance examinations. Friends, we are covering maximum syllabus of all entrance like CET, JEE, NEET in this lecture series. Guys, here we all coming to learn something useful from this video lecture series. And so, without wasting a single minute, we will start today's lecture. So, let's see. Guys, in this today's lecture, we will cover all these points which are mentioned below. Firstly, strain, then types of strain. First type of strain is a longitudinal strain, then second type bulk strain, and last type is a shearing strain. One more point that we will cover, that point name is the Hooke's law. Strain. Strain is represented by epsilon. Firstly, we will see the definition of strain. Strain is defined as change in dimension per unit original dimension. Strain क्या है? ओरिजिनल डायमेंशन हमें डिनोमिनेटर में लिखनी है एंड न्यूमेरिकल में चेंज इन डायमेंशन लिखनी है. बहुत इजी है ना. इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ. ये दोनों क्वांटिटी का रेशियो है, सेम क्वांटिटी का. मतलब जब चेंज इन लेंथ हम न्यूमेटर में लिखेंगे तो ओरिजिनल लेंथ उसकी डिनोमिनेटर में लिखेंगे. लेंथ का यूनिट मीटर मीटर है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी. स्ट्रेन इज बहुत प्योर एंड प्यारी क्वांटिटी है. तो फुल ऑफ जोश हम स्ट्रेन को पढ़ेंगे. स्ट्रेन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्ट्रेंजर. स्ट्रिंगर वर्ड से स्ट्रेन डिराइव किया गया है. स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज. हाउ टू सिमिलर quantities are that? Dimension per unit length, चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट लेंथ एंड ओरिजिनल डायमेंशन. डायमेंशन तो सेम होगी ना, लेंथ तो उसकी डायमेंशन होगी. तो डिनोमिनेटर में लेंथ होगी, न्यूमिनेटर में लेंथ होगी, डायमेंशन लेस होगा, उसकी डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी सेम यूनिट की वजह से. एरिया भी सेम डायमेंशन होगी, डायमीटर होगा तो सेम डायमेंशन होगा और सेम डायमेंशन की वजह से सिमिलर क्वांटिटी है, इसकी वजह से वो प्योर नंबर आएगा उसका आंसर. एंड इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. इट इज़ आल्सो यूनिटलेस क्वांटिटी. देयरफॉर स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट. ये यूनिट किसकी वजह से नहीं आएगा ये मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगी. Firstly, we will see the types of strain. First one is the longitudinal or tensile strain. This is the definition of longitudinal or tensile stress. If we applied force, that force produces change in length of the body, and associated strain is called as longitudinal or tensile strain. Same longitudinal stress की जैसी ही उसकी definition है. I will explain you. When we applying a force on a body, then we get change in length of that body and associated strain is called as a longitudinal strain. किसी बॉडी पर हम अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहे, अप्लाइड फोर्स की वजह से उसकी बॉडी की लेंथ में बदलाव आ रहा है एंड उसकी वजह से जो स्ट्रेन वहाँ क्रिएट हो रहा है उस स्ट्रेन को हम लॉन्जिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं. ओके, see this is a diagram, simple diagram for the tensile strain or longitudinal strain. This is a rigid support, this is also rigid support. This is the length L of wire, given wire, and this is a force applied. This is original length L. ये फोर्स अप्लाई करने के बाद इस वायर में अप्लाइड फोर्स की वजह से इलोंगेशन हो रहा है, वायर एक्सपांड हो रहा है. वो कितना एक्सपांड हो रहा है? स्मॉल एल लेंथ इतना एक्सपांड हो रहा है. देन व्हाट इज द फाइनल लेंथ ऑफ द वायर? कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल, मतलब ओरिजिनल लेंथ प्लस इलोंगेशन. जितना इलोंगेशन हो रहा है उतना ऐड करेंगे ओरिजिनल लेंथ में. देन वी गेट द फाइनल लेंथ ऑफ दैट वायर. These are the terminology we used in previous slide. Capital L is the original length of the metal wire and L plus small l is the final length of the wire when subjected to the load. जब हमने उस ओरिजिनल लेंथ पर अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया था उसके बाद जो डिफॉर्मेशन एक्सटेंशन हुआ था डिफॉर्मेशन फोर्स की वजह से स्मॉल एल प्लस कैपिटल एल इज द फाइनल लेंथ ऑफ दैट वायर एंड स्मॉल एल इज द एक्सटेंशन और इलोंगेशन प्रोड्यूस इन द मेटल वायर. ये दिखाया ना हमें. कैपिटल एल ओरिजिनल लेंथ है, स्मॉल एल इलोंगेशन प्राप्त हुआ है एंड उसके बाद फाइनल लेंथ ओरिजिनल लेंथ प्लस इलोंगेशन, दैट इज कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल. गुड वन. नाउ longitudinal strain or tensile strain is defined as ratio of change in length to the original length. ये किसका रेशियो है? चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ.
बॉडी पर जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया है उसके बाद हम उसका रेशो ले रहे हैं चेंज इन लेंथ। डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद चेंज हो रहा है तो उसका रेशो चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, दैट इज चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या है? दैट इज फाइनल लेंथ। चेंज इन लेंथ इज नथिंग बट द फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल माइनस एल, कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल माइनस एल। कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल क्या है? फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल की लेंथ क्या है? स्मॉल एल, स्मॉल एल इलोंगेशन, कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल फाइनल लेंथ एंड कैपिटल एल इज इसकी ओरिजिनल लेंथ हमें माइनस कर रहे हैं एंड ओरिजिनल लेंथ क्या है? डिवाइड बाय में कैपिटल एल। देन क्या होगा? ए कैपिटल एल कैंसिल हो गया। देन लॉन्जिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू स्मॉल एल डिवाइड बाय कैपिटल एल। देन कैन यू से दैट स्मॉल एल क्या है? इलोंगेशन फोर्स ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स एंड कैपिटल एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ ऑफ दैट मेटेरियल। देन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस को हम क्या डिफाइन करेंगे? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू elongation divided by original length. It's a very simple na. If you are not getting, I will explain in next slide. See here, I explaining a longitudinal or tensile strain. Guys, this is a rigid support. ये support है and हमने उसे rod attach किया है, metal rod. This is a metal wire. फिर हमने applied एक external deforming force apply कर रहे and इस rod की length L है. डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इस रॉड में थोड़ा बहुत चेंज आए, बॉडी के उस ऑब्जेक्ट के उस रॉड के लेंथ में हमें चेंज में देखने को मिलेगा। ये चेंज कितना होगा? ये इलोंगेशन कितना होगा? ये हम फाइंड आउट करेंगे। ये ओरिजिनल लेंथ थी ना, स्मॉल एल। ये आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ मैं। आप यहाँ स्मॉल एल कैपिटल एल जो आपको पसंद है वो आप लिख सकते हो, वो सपोज कर सकते हो। मैंने अभी स्मॉल एल सपोज किया, पहले मैंने ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल सपोज की थी। Let us suppose original length is L and that is a delta L is the elongation. इतना elongate हुआ है मतलब इसका expand हुआ है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो हम कैसे लिखेंगे उसकी डेफिनेशन और उसका फार्मूला? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इप्सन नोटेशन दिया है। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ। लेंथ कितनी चेंज हो रही? डेल्टा एल एंड ओरिजिनल लेंथ क्या है? पहली विदाउट अप्लाइंग अ डिफॉर्मिंग फोर्स स्मॉल एल। Then what is the formula for longitudinal strain? Change in length divided by original length. Change in length is a delta L and original length is a small l. Well, now we will move towards the next strain, volumetric strain. See here, definition. If we apply the force process change in volume of the body. Volume strain में क्या हो रहा है? बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आ रहा है and associated strain is called as volume stress. It's very simple. See in diagram, this is a diagram. We are applying a dp force F external, applied force dp कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका ओरिजिनल पहले p था वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम एंड अप्लाइड करने के बाद फोर्स उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है v माइनस dv. सी हियर, p इज द ओरिजिनल वॉल्यूम, v माइनस dv इज द फाइनल वॉल्यूम एंड dv उसमें डिक्रीमेंट आ रहा है वॉल्यूम में, dv माइनस dv. वॉल्यूम स्ट्रेन इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू दैट ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम. ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है हमारा? ये देखो ओरिजिनल वॉल्यूम कैपिटल V है एंड चेंज इन वॉल्यूम दैट इज डिक्रीमेंट कितना हो रहा है? माइनस dV. देन वी विल सी चेंज इन वॉल्यूम माइनस dV एंड V ओरिजिनल वॉल्यूम है, V इज द ओरिजिनल वॉल्यूम. दिस इज द फार्मूला फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन माइनस V. व्हाई वी टेकिंग अ माइनस साइन बिफोर dV? आई विल टेल यू. ये dV जो है ना, माइनस dV क्यों हो रहा है? ये वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है ना, पहले वॉल्यूम P था, देन जब हमने अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया dP तो उसका वॉल्यूम माइनस dV पर आ जाएगा. माइनस डी हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम. डिक्रीज का मीनिंग क्या है? वो माइनस, एंड जब इंक्रीज होगा तो हम प्लस लेंगे ना, इसलिए हमने वो माइनस dV लिखा है. बट नेगेटिव साइन डिनोट्स दैट देयर इज अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम विद द इंक्रीज इन प्रेशर. जब हम ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है एंड इसलिए हम माइनस dV लिखे. बट हमें पता है स्ट्रेन कभी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकती, स्ट्रेन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. इस नेगेटिव साइन को हम रिमूव कर देंगे या निगलेक्ट कर देंगे आफ्टर सम टाइम. देन वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू कैप प्लस dV डिवाइड बाय V, दैट इज न्यूमेरिकली. दिस इज इक्वेशन नंबर 5.
यहाँ हमने नेगेटिव साइन को रिमूव किया है बिकॉज आवर स्ट्रेन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. dV is the change in volume and V is the original volume. That is formula for volume strain. I will represent how we get this formula. See here we are learning volume or bulk strain. This is a object or body. ये बॉडी है एंड इस बॉडी के ऑल डायरेक्शन से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. अप्लाइंग अ फोर्स एफ एक्सटर्नल. ए ऑल डायरेक्शन से सेम फोर्स अप्लाई किया है. ये फोर्स हम ऑल डायरेक्शन से अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, वो दबा जाएगा ऑब्जेक्ट. दबा जाने से उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यहाँ तक आ जाएगा, ये कम हो जाएगा ना वॉल्यूम. तो उस इतना ये वॉल्यूम कितना होगा माइनस, बिकॉज ये डिक्रीज हो रहा है ना. डिक्रीज हो जैसे हम नेगेटिव साइन ले रहे हैं, ये dV हो जाएगा माइनस dV. इज फॉर्मूला फॉर वॉल्यूमेट्रिक और बल्क स्ट्रेन. यहाँ हम प्रीवियस साइड में लिखेंगे. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रिप्रेजेंटेड बाय इप्सिलॉन V इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम. कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, माइनस dV. डिक्रीज हो रहा है ना वॉल्यूम, माइनस dV. एंड ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, V. बट our strain is a positive quantity, so that we removing or neglecting this negative sign. Then epsilon V, that is volumetric strain, is equal to dV, change in volume, divided by original volume V. This is a well known formula for the volume strain or bulk strain. इस नेगेटिव साइन का कभी टेंशन नहीं लेने का, बिकॉज आवर स्ट्रेन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो दैट वी रिमूविंग दिस नेगेटिव साइन. आर यू गेटिंग दिस? पॉजिटिव हमारी क्वांटिटी है ना स्ट्रेन, इसके लिए हमने नेगेटिव साइन निगलेक्ट किया है. इसकी वजह से कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है. आई विल क्लियर दिस. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू dV डिवाइड बाय V. इट इज इक्वेशन नंबर 5. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट स्ट्रेन, दैट इज अ शेयरिंग स्ट्रेन. Guys, now we will moving toward the last strain, and that last strain is a shearing strain. Firstly, we will see the definition of shearing strain. If applied force produces change in shape of that body, that is cube, converted into a parallelepiped, and associated strain is called as the shearing strain. जब हम बॉडी पर external applied force apply करे, then we getting the change in shape of that body, and associated strain is called like the shearing strain. This is the definition for the shearing strain. Please see in below figure, the figure which is showing about the shearing strain. Here A, B, C, D. Here A, B, C, D. This is a bottom or fixed surface, and we applying of external force here on the top of that rubber cube. When we apply external force, then we get the deformation on the upper surface of that cube. Here please see, we get the deformation. This is change in shape of the upper surface of that body of this cube. We will see in the next slide. Let's go. Here I will introduce about some terminology which used in the previous figure. First is a B C D E. Here is E. E F G H is the original shape of that cube. See here, I will show you. Here A, B, C, D, E, F, G, and H. This is the original shape of that cube or body. Are you getting this? Next, A, B, C, D, E dash, F dash, G dash, H dash is nothing but the new shape of that parallelepiped. See in figure. See here. This is A, B, C, D. Here is D, and E dash, F dash, G dash, and H dash. This is a new form of that parallelepiped. When we apply F external, that is external force. जब भी हम external force apply कर रहे हैं तो अपर स्लाइड में इस फोर्स की वजह से O क्यूब अपर की स्लाइड से टेढ़ा हो रहा है. वी आर सीइंग दिस ना, दिस टेढ़ा हो रहा है. जो मैंने शेयरिंग स्ट्रेस में जूते के बॉक्स का, दैट इज शूज बॉक्स का एग्जांपल दी थी, सेम एज लाइक दैट वी आर गेटिंग एसोसिएटेड स्ट्रेन हियर आल्सो, एंड दैट स्ट्रेन is called as the shearing strain. Next, E dash is equal to, here is F dash, F dash, G dash is equal to H dash are same, are equal to lateral displacement of the upper layer EFGH. EFGH की जो upper layer है उसमें जो lateral displacement हो रहा है, these are the equal.
See here, this distance E dash is equal to F dash is equal to G dash always is equal to H dash are the lateral displacement of the upper layer of EFGH. EFGH जो लेयर है उसमें जो lateral displacement हो रहा है ये सब सेम है. That is E dash is equal to F dash is equal to G dash is equal to H dash. Are you getting this? It's very simple. I will clear this. If you want to note down this diagram and this definition, please pause this video and note down that points. I will introduce and explain about the shearing strain. Guys, please listen carefully. Shearing strain is defined as it is a ratio of relative displacement of any layer to its perpendicular distance from the fixed layer. This definition is saying about it is a nothing but ratio. Shearing strain is nothing but the ratio of किसका रेशो किसके साथ है? इट इज़ अ रेशो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर. कौन सी भी लेयर हम चूज कर सकते हैं टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लेयर. परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है हमें फ्रॉम अ फिक्स लेयर ऑफ एनी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. फ्रेंड्स, आई विल एक्सप्लेन. ये हमने ऊपर साइड के अपर साइड के साइड का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लिया है. ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है ई डैश एफ डैश एच डैश इज इक्वल टू जी डैश. दिस आर द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इन द अपर लेयर ऑफ ई एफ जी एच. ओके, यही हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है. देन शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ शेयर. हाउ शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ शेयर? वेट, आई विल टेल यू हाउ शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ शेयर. लिसन केयरफुली. द शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू, हमने बताया है शेयरिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड एज इट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर to its perpendicular distance from the fixed layer. Now we will note down the formula for the shearing strain, that is relative displacement of any layer divided by its distance from a fixed layer. मतलब change in position divided by its original position, that is nothing but strain. Then shearing strain is equal to E dash. Please see in figure. This E dash is a change in relative displacement. बट इसकी ओरिजिनल पोजिशन क्या थी? सी हियर, ई डैश डिवाइड बाय डी ई. ओके, ई डैश डिवाइड बाय डी ई ये ओरिजिनल लेंथ थी उसकी एंड उसमें चेंज क्या आ गया? ये ई पर था पहले क्यूब, बट जब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स ये ई यहाँ डिस्प्लेस हुआ. दैट इज अ डिस्प्लेस्ड. ई डिस्प्लेस फ्रॉम ई डैश, सो दैट हमें डिस्प्लेस पोजिशन ऊपर लेनी है न्यूमेटर में एंड ओरिजिनल पोजिशन दैट इज ई डी ई वो हमें डिनोमिनेटर में लेनी है. ई डैश डिवाइड बाय डी ई इज इक्वल टू एफ डैश डिवाइड बाय सी एफ. सी हियर, एफ डैश इज द डिस्प्लेस्ड पोजिशन एंड सी एफ जो है वो फिक्स्ड पोजिशन है, दैट इज ओरिजिनल पोजिशन है. ये हमने फार्मूले में पुट किया है. And next G dash divided by BG. See here, this is G dash and BG is the original position. This is a B and this is G. A fixed distance है. Change in distance G dash divided by BG. Okay. Next H dash divided by AH. See here. This is H dash. This is H. This is H dash. It is a relative displacement and A, this H, it is a fixed distance or fixed position of that cube. Now E dash divided by DE is equal to F dash divided by CF is equal to G dash divided by BG is equal to H dash divided by AH is nothing but equal to what? I will show you in diagram. See here, जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपर लेयर पर, देन ये अपर लेयर इसकी ओरिजिनल पोजीशन से कहीं प्रमाण में TDC डिस्प्लेस हो रही है. हियर इट इज डिस्प्लेस्ड एंड देन ई डैश ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी ओरिजिनल पोजीशन से. देन हमें बताना है ई डैश डिवाइड बाय डी ई किसके बराबर है? सी हियर इन दिस फिगर, ये ई डैश डिवाइड बाय डी ई
ये क्या बोल रहा है, थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। एक इसका फार्मूला है, दैट इज टैन थीटा ना, टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, that is nothing but tan theta is equal to e dash divided by e, again equal to tan theta equal to f dash divided by c f, मतलब tan theta is equal to opposite side, ये थीटा के opposite side and divided by adjacent side, that is nothing but the tan theta. Similarly g dash divided by bg is equal to also tan theta, and last one is the h dash divided by ha is equal to tan theta. Now we will tell you e dash divided by de, f dash divided by cf is equal to g dash divided by bg is equal to h dash divided by ah is equal to tan theta. If the angle theta is small, then tan theta is approximately equal to theta ना. जब एंगल थीटा ए वेरी स्मॉल है तो tan थीटा एब्सोल्युटली अब थीटा के अप्रोक्सीमेट हो जाएगा. देन वी कैन से दैट द शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू शेयर दैट इज इन थीटा, एंड ए थीटा रेडियन में मेजर करेंगे हम, तो हम क्या बोल सकते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन इज नथिंग बट द एंगल ऑफ शेयर, एंड एंगल ऑफ शेयर इन द फॉर्म ऑफ रेडियन. दिस इज अ important formula and it is a formula number 7. Guys, are you understanding this? It's a very nice and very easy explanation about the shearing strain. Guys, I will give you one example for understanding of the shearing strain, and that example is as, guys, shearing strain is also called as a tangential strain. I will giving you one example for the shearing strain, that is a tangential strain, how we realize the tangential strain. Okay guys, दिस इज अ रिजिड सपोर्ट एंड देखकर ट्यूब रखी है, इसका एरिया है, ये फिक्स्ड बॉटम से है, इसका ए सिलेंड्रिकल जो ट्यूब रखी है उसका बॉटम साइड हमें इस रिजिड सपोर्ट से फिक्स किए है, फिक्स रिजिड सपोर्ट से किया है, एंड हम टेंजेंशियली इसकी टेंजेंट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज ये टेंजेंशियल फोर्स हमने अप्लाई किया है. हाउ वी गेट द डिफॉर्मेशन, सी हियर, दिस इज अ फिक्स्ड, बॉटम साइड उसकी फिक्स्ड है, ये फिक्स है, फोर्स कर रहे हैं यहाँ टेंजेंशियली फोर्स कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, उसकी बॉटम साइड फिक्स रहेगी बट अपर साइड टेढ़ी से हो जाएगी. सी हियर, ये बॉटम साइड यहाँ भी फिक्स है बट यहाँ अपर साइड टेढ़ी सी हो गई है. मतलब क्या हो रहा है, जहाँ हम टेंजेंशियली एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो ऊपर वाली स्लाइड टेढ़ी सी डिस्प्लेस हो जा रही है, मतलब वहाँ लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो रहा है. देन हम इस ये ओरिजिनल लेंथ को नाम देंगे स्मॉल एल, एंड जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हम गेन कर रहे हैं उसे नाम देंगे स्मॉल एक्स. स्मॉल एक्स इज नथिंग बट द लैटरल डिस्प्लेसमेंट जनरेटेड इन द अपर लेयर. ओके, यहाँ क्या होगा, ये थीटा डिस्प्लेस हो रहा है, थीटा एंगल से टेंजेंशियल फोर्स की वजह से यहाँ हमारा एंगल थीटा क्रिएट हुआ है, दिस इज द एंगल थीटा. Then we know that shearing or tangential strain is equal to change in length or change in position divided by the original position. Here हम tangential और shearing strain में ऐसे बताएंगे, shearing strain किससे नोटेशन डिनोट किया जाता है, that is epsilon t is equal to y, that is x से वो डिस्प्लेस हुआ है, so change in length that is x divided by original length क्या है उसकी l, this is the original length, यहाँ भी l है, that is l. Then tell me what is the x by l. See in this figure, this x and this l. Please carefully see the theta. Theta is equal to opposite side divided by adjacent side. That is theta is equal to x by l is nothing but the tan theta is equal to tan theta is equal to tan theta. We got that is lateral displacement is equal to x and original length l. The ratio of change in length divided by the original length is nothing but the tan theta. That is the formula for the shearing strain. Then we can say that shearing strain is equal to the angle of shear, and that is when theta is small, then tan theta is approximately equal to theta, so that shearing strain or tangential strain is equal to theta. Correct. Now we will moving toward the most important point, which is a very small point but important point, and that is Hooke's law. Robert Hooke was an inventor for the Hooke's law in 1635 to 1703.
रॉबर्ट हुक वॉज गिव द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। रॉबर्ट हुक ने हमें इलास्टिसिटी का फंडामेंटल लॉ दिया है। इस लॉ को हम हुक्स लॉ के नेम से जानते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ द हुक्स, द लॉ सेज दैट a tensio sec peak, which means as extension. So, friends, we are familiar with the Hooke's law, the law giving information about the behavior in many cases of a bending, twisting, stretching, compressing, pulling. That is all the varieties of the deformation. हमें हुक्स लॉ इलास्टिसिटी के बारे में बताता है। इलास्टिसिटी के बारे में वो डिफॉर्मेशन, हाउ ऑब्जेक्ट डिफॉर्म, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। When we bend material, when we test twisting material, when we stretching a material, then how we will get the deformation, and due to this deformation, how we got the elasticity. This we studied from the Hooke's law. This is nothing but the importance of Hooke's law. कौन से मटेरियल को हम हुकियन मटेरियल्स बोलते हैं या लिनियर इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं? नाउ वी विल सीइंग दिस फ्रेंड्स। द मटेरियल विच ओबेज द हुक्स लॉ, दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज द लिनियर इलास्टिक और हुकियन मटेरियल्स। इट्स अ वेरी सिंपल। जो कुछ मटेरियल हमें हुक्स लॉ को फॉलो करते हुए दिखते हैं, उस मटेरियल को हम लिनियर इलास्टिक और हुकियन मटेरियल्स कहते हैं। बट देयर इज अ वन कंडीशन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, where stress is directly proportional to the strain up to elastic limit. जब इलास्टिक लिमिट में हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल में होगा, तब वो मटेरियल हमारा हुकियन मटेरियल हो सकता है। बट इलास्टिक मटेरियल के बाहर, इलास्टिक मटेरियल को क्रॉस करने के बाद उसके ऊपर हमारा मटेरियल कभी कभी हुकियन मटेरियल शो नहीं करता, उसकी प्रॉपर्टी नहीं दिखाता। दैट मटेरियल इज नॉट कॉल्ड एज इलास्टिक और हुकियन मटेरियल। आर यू गेटिंग दिस? This said that stress on y-axis, strain on x-axis, they are proportional to each other up to elastic limit. This graph saying about stress versus strain curve for the elastic body. It's only for the elastic body, not other bodies. Okay, I will explaining. The modulus of elasticity of a material is the ratio of stress to that of strain. Modulus of elasticity ये क्या है? इसका रेशियो है स्ट्रेस टू स्ट्रेन। सीन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। हियर ये देखो, ऑन द वाई एक्सिस देयर इज अ स्ट्रेस एंड ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन स्ट्रेन. Stress is directly proportional to the strain. Again, they are proportional to the each other. Straight line passing through the origin. The slope gives the modulus of elasticity. गाइज, जो हमारी ओरिजिन से पास हो रही है स्ट्रेट लाइन, दिस इज गिविंग द स्लोप एंड दिस स्लोप इज नथिंग बट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ये जो स्लोप आ रहा है ड्यू टू अ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, दिस गिविंग अस अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. आई विल रीड अगेन, लिसन केयरफुली. Since we have taken this stress on y-axis and strain on x-axis, but the line passing through the origin which gives us a slope, and that slope is nothing but the modulus of elasticity within a elastic limit for the elastic body. ये सब इलास्टिक बॉडी के लिए फॉलो करता है हुकियन मटेरियल के लिए हुक्स लॉ. Thus, the modulus of elasticity of a material is defined as the slope of stress strain curve in the elastic deforming region. Listen again this definition of the, it's important definition. The material of elasticity of a material is defined as the slope of stress strain curve. Stress strain curve की जो slope आ रही in a elastic deformation region, it gives the modulus of elasticity of a material. This is the definition for the modulus of elasticity of a material. Okay, please note down this definition. The modulus of elasticity is depends upon the nature of material. Is it elastic? It is plastic? It is a rigid? How the nature of the material is giving information about the modulus of elasticity. मतलब हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है कांस्टेंट, वो मटेरियल के नेचर को मैटर करता है. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन इज कॉल्ड एज द इलास्टिक लिमिट.
I have said you previously, the maximum value of stress up to which it is directly proportional, up to which it is the elastic limit. Within an elastic limit, stress is directly proportional to the strain. If the elastic limit is exceed, जब हम इलास्टिक लिमिट को पार करेंगे, उसके ऊपर चले जाएंगे, द बॉडी डज नॉट प्रिजर्व इट्स ओरिजिनल पोजिशन और ओरिजिनल डायमेंशन. आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, द बॉडी इज सेड टू बी acquire permanent deformation. Guys, after the elastic limit, when we applied the external force and after some time we are removing that external force, but we didn't get previous position of that object ना, मतलब वो बॉडी हमारी परमानेंट डिफॉर्मेशन के फॉर्म में आ रही है. तो परमानेंट डिफॉर्मेशन होने के बाद वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन गेन नहीं करेगी, तो हम उसमें हुकेरियन मटेरियल को नहीं पा सकते. इसे हम परमानेंट डिफॉर्मेशन कहते हैं. I will introduce about the statement for the Hooke's law. This is an important statement. Provided the elastic limit is not exceed, the deformation of the material is proportional to the applied force to it. And next statement, alternative statement, within an elastic limit, stress is directly proportional to the strain. It's a very popular and important alternative statement. यह आपको बहुत MCQ में भी हेल्प करेगा. आपको पूछा जाएगा 1 मार्क के लिए MCQ, एंड उसकी कंडीशन पूछी जाएगी विद इन एन इलास्टिक लिमिट और नॉट. Thus, from this definition, stress is directly proportional to the strain. That is, both are directly proportional to the each other within an elastic limit. Then we can write this: stress is equal to m into strain. What is m? M is a constant of proportionality. The constant of proportionality is also called as the modulus of elasticity. Then m is nothing but the modulus of elasticity here, and m is a constant of proportionality. So we can say that by rearranging the number 8, m is equal to stress divided by strain. This is a formula for the modulus of elasticity, that is equal to m is equal to stress by strain. This is important formula, equation number 9. Are you getting this? Guys, strain is a dimensionless quantity. Why strain is a dimensionless quantity? Can you tell me? Okay, I will tell you. Stress is a dimensionless quantity because stress is a ratio of similar quantities. We know that stress is force per unit area stress, and strain is a change in position divided by the original position. तो strain का यूनिट डायमेंशन हो जाएगा ना, ओरिजिनल लेंथ का यूनिट भी मीटर होगा, एंड उसकी चेंज इन लेंथ का भी यूनिट मीटर या सेंटीमीटर, बोथ आर सेम होंगे, सो दैट they are cancel each other. Then strain is the dimensionless quantity. The SI unit of modulus of elasticity is same that of SI unit of stress. हमने अभी पढ़ा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इनका रेशियो है. तो हमें स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी ये पढ़ा है. देन हमें ओनली स्ट्रेस का यूनिट एंड स्ट्रेस की डायमेंशन फाइंड करनी है, जो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल आएगी. हमें पता है स्ट्रेस का यूनिट क्या है, स्ट्रेस का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. एंड आल्सो स्ट्रेस की हमें डायमेंशन भी पता है, हमें स्टार्टिंग में ही देखा है. स्ट्रेस की डायमेंशन है L⁻⁻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 ⁻
मैं बता दूंगी, आपको कुछ डाउट होगा तो। हाउ स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, you see here guys, strain is a dimensionless quantity. Are you able to see this? Strain is a dimensionless quantity. Why? It is a ratio of two similar quantities, so that strain is a pure number. Therefore strain has a no unit and no dimension. इसकी डायमेंशन भी नहीं और इसका कोई यूनिट भी नहीं, ये हमने पढ़ा था। सो दैट हमने इजीली वहाँ स्ट्रेस की डायमेंशन पुट की and we get the modulus of elasticity, that is m. Guys, until now we have completed all about the strain and types of strain, also Hooke's law. And guys, we'll meet in upcoming lecture with the new points. That points are the moduli of the elasticity. Okay, So be connected with this channel, Physics Warrior by Shivkanya YouTube channel. Thank you for watching.